नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली इकाई उसका तीसरा पाठ वहारे हमदर्द ये लेने वाले हैं। इसकी विधा है हास्य व्यंग्य निबंध और इसके रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। वहारे हमदर्द इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के जो रचनाकार है उनका परिचय हम देखेंगे। लेखक का जन्म महाराष्ट्र के अकोला में 1942 में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने आसपास जो परिस्थितियां देखी, जो प्रसंग देखे, उनमें उन्हें कहीं ना कहीं हास्य व्यंग्य नजर आया और इसी रूप में उन्होंने लेखन भी किया। अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां हंसी घर के आईने जो कि हास्य व्यंग्य है, आजादी की दुम, आई एम सॉरी ये उनका हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने ये उनका लघु कथा संग्रह है आदि। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। मतलब इस पाठ का जो सारांश है वो संक्षिप्त में दिया हुआ यहाँ पर। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। किसी के दुख के प्रति अगर हम हमदर्दी दिखाए, अपनापन की भावना दिखाए तो वह निश्चित रूप से उसे अच्छा लगता है। लेकिन यही हमदर्दी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वही हमारे लिए पीड़ादायी बन जाती है। ये इस पाठ का सार है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। पाठ के आरंभ में पूंजीवादी और समाजवादी इन दो अर्थव्यवस्थाओं का उल्लेख लेखक ने किया है। पूंजीवादी यानी ऐसे लोग जो उत्पादन के साधनों पर अपना पूरा हक दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, और समाजवादी यानी ऐसे लोग कि उत्पादन के साधनों पर उन सब का समान रूप से अधिकार होता है। तो हमारे देश में भी पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती है। तो लेखक ने यहाँ पर सुंदर कल्पना की है कि किसी एक जगह पर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जो भाषण हुआ था उसे सुनकर आ रहा था लेखक साइकिल चला रहा था और सामने से कार आ रही थी। अब यहाँ समझिए कि साइकिल जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और कार जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। लेखक ने एकाग्रता पूर्वक भाषण सुना था, इसीलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि पता नहीं मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या फिर कार को गुस्सा आया, लेकिन उसका परिणाम हुआ ये, जैसे दो विरोधी पार्टी वाले लोग एक दूसरे को घृणा की नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं, उसी तरह इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, साइकिल ने और कार ने, और दोनों में क्या हो गई, टक्कर हो गई। लेखक कहते हैं मैंने खामखाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यानी बाधा पैदा करना। ये सब लेखक विनोदी शैली में लिख रहा है कि मैंने बेवजह वहां पर टांग अड़ाई, बाधा पैदा की और इससे क्या हुआ, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, मानवता बची हुई है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आप तो जानते हो कहीं कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने के लिए कुछ लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं और वहां पर मानवता दिखाई देती है। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने करहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? दुर्घटना के बाद लेखक शायद बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और यह बिस्तर किसी अस्पताल का था और उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द यानी चारों तरफ आसपास कुछ परिचित और कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे।
और वो सारे लोग जैसे इनकी आंख खुलने का ही इंतजार कर रहे थे। लेखक ने अपनी कराहती हुई आवाज में, यानी दुख से तड़पती हुई आवाज में कहा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जो लेखक कुछ देर पहले साइकिल चला रहा था और जब उसने देखा कि मैं तो यहाँ पर अस्पताल में हूँ तो वह एकदम चकित हो गया और पूछ रहा है कि मैं आखिर हूँ कहाँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक इसीलिए रुका रहा। हो सकता है कि बहुत देर तक बेहोशी की स्थिति में लेखक वहां पर पड़ा था बिस्तर पर, और उसकी आंख खुलने का लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें परिचित भी थे और अपरिचित भी लोग थे। तो जैसे ही लेखक को होश आया, उसकी आंखें खुली और उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो उसे जवाब दिया गया कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है और आपका एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, और जिससे आपके एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि हड्डी टूट गई है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। शायद यही जवाब देने के लिए एक आदमी वहां पर कब से खड़ा था, और जैसे उसने जवाब दे दिया वो वहां से चला गया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, यानी सुरक्षित थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आखिर एक लेखक है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। किसी भी दृश्य पर, किसी भी प्रसंग पर वो अच्छी सी कल्पना कर लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में उस समय कौन से मुहावरे का जन्म हुआ कि टांग का टूटना, और उसका अर्थ उन्होंने क्या लगाया कि टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन के लिए रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं बल्कि सार्वजनिक अस्पताल में है, तो ये विचार उनके मन में आने के बाद वे अंदर से भयभीत हो गए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब लेखक यहाँ पर ऐसा क्यों सोच रहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया, यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती है? क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, कई जगहों पर यह पाया जाता है कि सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति जो होती है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती है। वहाँ पर बहुत सारी चीजों का अभाव होता है, समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, समय पर दवाइयाँ नहीं मिलती, और गंदगी भी वहाँ पर काफी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि समय पर इलाज न होने के कारण वहाँ पर मरीज की मौत भी हो जाती है, और इसलिए कुछ सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं वो काफी बदनाम होते हैं। तो लेखक के मन में फिर वही विचार आया, तो मैं तो यहाँ पर सार्वजनिक अस्पताल में हूँ, तो पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक ने यहाँ पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया। घटना यानी क्या, उसकी टांग टूटना, और दुर्घटना यानी क्या, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आना। कई बार तो ऐसा भी होता है विद्यार्थी मित्रों कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होते समय मरीज की अवस्था काफी ठीक ठाक होती है, लेकिन कई बार असुविधा के कारण और ठीक से इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस बात का डर लेखक के मन में बैठा हुआ है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। वे मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। यहाँ पर लेखक ने एक सच्चाई पर व्यंग्य किया है, और होता भी ऐसा है कई बार। अब यहाँ पर लेखक की अपनी टांग टूटी है, उसकी उसे ज्यादा चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र तो इस बात की है कि अब उसे देखने के लिए लोग आएंगे, हमदर्दी जताएंगे। लेकिन लेखक के साथ हमदर्दी जताने वाले लोगों की संख्या अगर ज्यादा है या वो ज्यादा मात्रा में आने लगे तो इससे क्या होगा कि लेखक को आराम करने की असुविधा हो जाएगी। अस्पताल होते किस लिए है? पहली बात, इलाज करने के लिए मरीज का, और मरीज को वहां पर आराम मिले। लेकिन ऐसे लोग अगर मिलने जुलने के लिए आने लगे तो आराम हराम हो जाएगा।
तो उसके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे कितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो लेखक ने यहाँ पर अस्पताल का जो जनरल वार्ड होता है और जो प्राइवेट वार्ड होता है, उन दोनों की तुलना की है और उन दोनों में क्या फर्क है ये समझाने का प्रयास किया है। तो जनरल वार्ड में मरीज को, रोगी को मिलने का एक निश्चित समय होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में तो कोई भी कब भी आता है। इसलिए लेखक यहाँ पर मानो ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट वार्ड यानी जैसे वहाँ पर खुला निमंत्रण दिया जाता है मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, कोई यहाँ पर कब भी आ सकता है और रुकने का भी कोई बंधन नहीं है, चाहे जितनी देर रुको, और यदि तुम्हारे मन में कोई बदले की भावना है तो वो भी तुम पूरा कर लो। यानी एक तीर में दो शिकार होंगे, बदले का बदला भी हो जाएगा और हमदर्दी की हमदर्दी भी जताई जाएगी। और ये विचार जब लेखक के मन में आया मिलने वालों के संदर्भ में, तो लेखक को ऐसा लगा कि अब तक तो मेरी एक टांग टूटी थी, अब मानो दूसरी भी टांग टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। मानवता या इंसानियत ये कहती है कि अगर हमारा कोई संबंधी, कोई मित्र किसी अस्पताल में भर्ती है तो उसे देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन लेखक यहाँ पर मजाकिया ढंग से ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानो मेरी टांग टूटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब भी किसी मित्र का कुछ हुआ था, उन्हें कभी कोई चोट आई थी या टांग वगैरह टूटी थी, तो लेखक उन्हें देखने के लिए गया था, उन्हें मिलने के लिए गया था। तो अब लेखक को देखने के लिए पहले वो ही लोग आ रहे, मानो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटेगी या कोई अन्य पार्ट टूटेगा और वे लोग उसे देखने जाएंगे और अपना एहसान यानी कृतज्ञता भी दिखाएंगे। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। सारे के सारे लोग ऐसे तो होते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि उनके मन में एक बदले की भावना होती है कि देख, जब मेरी टांग टूटी थी तो तू मुझे देखने आया था, अब तेरी टांग टूटी है, अब मैं तुझे देखने आया हूँ, हो गया ना पूरा बदला। अब लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो लेखक को क्या क्या अनुभव आए और ये अनुभव कैसे पीड़ा देने वाले थे और हास्य रस पैदा करने वाले थे, ये हम देखेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। औपचारिकता के लिए अंग्रेजी में एक सुंदर शब्द है फॉर्मेलिटी, यानी रोगी को देखने के लिए आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल फॉर्मेलिटी निभाना जानते हैं, यानी उन्हें मरीज के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति दिल में कोई प्यार नहीं होता है, कोई हमदर्दी नहीं होती है, केवल अपनी सूरत दिखा देनी चाहिए, ये सोचकर वो आते हैं। मैं तो कहता हूँ ये लोग ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अब उन्हें कौन रोक सकता है। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप यानी शांति से पड़ा रहूंगा। कम से कम मुझे सोता हुआ देखकर लोग पल भर ही रुकेंगे और चले जाएंगे, जिससे मैं परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो पाया। क्या हुआ देखिए, ऑफिस के एक बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब लेखक जिस कार्यालय में काम किया करते थे उसके बड़े बाबू जब लेखक को देखने के लिए आए तो लेखक ने सोने का नाटक किया था, चुपचाप पड़ा रहा था। लेकिन ये ऑफिस का बड़ा बाबू क्या सोच रहा है कि मैं लेखक को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन वो तो सो रहा है, अगर मैंने उसे नहीं जगाया तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसे देखने आया था। तो उन्होंने क्या किया, अतः यानी इसलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया।
फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे यानी तकलीफ के मारे कुछ चीखते हुए चिल्लाते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? आप ही बताइए बच्चों, उस ऑफिस के बड़े बाबू की जगह पर अगर हम होते तो क्या करते? हम लेखक को बिना जगाए वहां से शांतिपूर्वक कुछ पल बैठते और वहां से चले जाते। लेकिन उस बड़े बाबू ने ऐसा नहीं किया, तो सोते हुए को उठा दिया, जगा दिया, और वो भी ऐसी जगह पकड़कर हिलाया कि वहां पर पहले ही लेखक को दर्द हो रहा था, यानी उस टूटी हुई टांग पर। और उसके हिलाने से, उसके दबाने से लेखक को और ज्यादा दर्द होने लगा और वो चीख उठा। तो ये पूछते हैं, महाशय कहिए अब दर्द कैसा है? मानो ये महाशय यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मैंने आपकी टूटी टांग को दबाया, तो बताइए अब दर्द कैसा है आपका? तो लेखक के लिए ऑफिस के ये बड़े बाबू वाला अनुभव बड़ा ही पीड़ादायक रहा। अब आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, यानी जब उन्हें मौका मिलेगा, समय मिलेगा तभी वो आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। ये पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमें भी हंसी आ जाती है, क्योंकि सोचिए ना, सोनाबाई को अपने पूरे 4 बच्चों को साथ में लेकर वहां आने की क्या जरूरत थी? अस्पताल में तो पहले ही लिखा हुआ होता है कि शांति बनाए रखे, और मरीज को तकलीफ होगी ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए सोनाबाई और उसके 4 बच्चों को देखने के बाद लेखक को ऐसा लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। चिड़ियाघर यानी कोई प्राणी संग्रहालय। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बड़े ही विस्मय के साथ वहाँ के प्राणियों को देखते हैं। तो यहाँ पर किसी चिड़ियाघर में जाने के बाद किसी प्राणी को कौतूहल भरी निगाहों से देखा जाता है, उसी तरह सोनाबाई कहती है कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी कैसे बैठे हुए हैं। तो लेखक को ऐसा लगा मानो ये किसी बंदर को दिखा रही है। लेखक ने पूरा पाठ इस अंदाज में लिखा है कि हमारे मन में अपने आप हास्यरस पैदा हो जाता है। अब इन बच्चों ने और क्या उधम मचाया, देखते हैं आगे। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। सोनाबाई के 4 बच्चे हैं। अब देखिए एक एक बच्चा क्या क्या करिश्मा दिखाता है, क्या क्या करतब दिखाता है। एक चढ़ गया कुर्सी पर, दूसरा चढ़ गया मेज पर, और जो छोटी लड़की है वो जैसे कथकली डांस करने लगी। केरल राज्य में एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है कथकली। यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि मानो वो लड़की वो डांस करने लगी। अब ये चौथा बच्चा क्या कर रहा है, आइए वो भी देखते हैं। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। कभी आपने टीवी पर बॉक्सिंग का खेल देखा होगा, तो यहाँ पर भी जिस रेती के थैले पर लेखक की एक टांग आराम के लिए लटक रही थी, तो उसी रेत के थैले को ये लड़का जोर जोर से धक्के दे रहा है, मानो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, अब तो तुम्हें पेड़े खिलाने पड़ेंगे पेड़े। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। लेखक मन में ये सोच रहा है कि बाप रे बाप, एक बार सोनाबाई आई तो इतना हंगामा हो गया, यहाँ पर इतना नुकसान भी कर दिया, और अब फिर से वो ये कह कर गई है मैं फिर आऊंगी। और इस कल्पना से मात्र लेखक अंदर तक हिल गया, डर गया। अगला किस्सा लेते हैं लेखक के साथ आगे क्या हुआ। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। यानी औपचारिकता निभाने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, लेकिन कुछ कुछ रिश्तेदार इसकी सीमा पार कर देते हैं। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया,
कार वालों का सत्यानाश हो। टैक्सी से उतरने के बाद वो आदमी जल्दी जल्दी आया और लेखक के छाती पर उल्टा पड़कर रोने लगा और अपना प्यार जताने लगा। जिस कार के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसी बद्दुआ भी वो देने लगा। ये दृश्य देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता है कि कितना प्यार है इन दोनों के बीच, कितनी जान पहचान है, कितनी मित्रता है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, और तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को रोना आता ही नहीं है, दिल में दर्द जरूर होता है लेकिन रो नहीं सकते वो। लेकिन ये महाशय रोने में बड़े वाकिफ है। तो कुछ देर बाद उसका रोना कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। कितने आश्चर्य की बात है कि लेखक को बिना जाने पहचाने वो आया भी और छाती पर लेटकर रोने भी लगा। लेकिन असल में वो लेखक से मिलने थोड़ी आया था, वो तो बाजू वाले बगल में जो गुप्ता जी का कमरा है, वो भी एक मरीज है, उनसे वो मिलने के लिए आया था। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। वही अंदाज, वही स्टाइल, वही रोने का ढंग। यानी कितने विचित्र लोग होते हैं। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों भला? क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। कहने का तात्पर्य, लेखक को उस आदमी पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी पत्नी पर आया। क्योंकि पत्नी ने क्या किया था कि ये जो रोने वाला आदमी है, जो रोकर लेखक पर प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ऐसा लगा कि ये उसके पति का कोई संबंधी है या कोई मित्र है, इसीलिए उसने टैक्सी का पूरा किराया उसे दे दिया था। अर्थात ना तो वो कोई अपना संबंधी था, मित्र था, और पैसे तो बेवजह चले गए टैक्सी के किराए के। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। यानी कभी कभी मरीज को देखने के बहाने ऐसे भी लोग चले आते हैं जो हमारे लिए या अनचाहे होते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। यानी कहीं भी लपक पढ़ना ये उनका स्वभाव है। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। तो ये जो लपकानंद नाम के कवि है, वो कविता रचते हैं, लेकिन इन कविताओं में कोई दम नहीं होता, कोई तुक नहीं होता। बेतुकी ऐसी उनकी कविताएं हैं और जबरदस्ती लोगों को सुनाना उनका शौक है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। अब ये तो मानवीय स्वभाव होता है। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, उनका चाल चलन, उनके विचार, उनके बात करने का ढंग, जिनके कारण हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनका साथ उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन लपकानंद जैसे लोग होते हैं जो दूसरों को केवल बोर करते हैं, परेशान करते हैं, तो हर कोई उनसे दूर जाना चाहता है। तो लेखक भी हमेशा जब भी उन्हें देखता है तो भाग खड़ा होता है। क्यों? जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, जबरदस्ती वो अपनी बेतुकी कविताएं लोगों को सुनाते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आप पहुँचे। उनके कंधे पर हमेशा एक थैला लटका रहता था जिसमें बहुत सारे कागज होते थे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखिए, ये लपकानंद नाम का जो कवि है अपने बारे में कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। भला आप ही सोचिए, ऐसी बेतुकी कविता बनाने वाले और सुनाने वाले कवि को कौन वहाँ पर प्रवेश देना उचित समझेगा। लेकिन लेखक के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। तो लपकानंद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे ही मुझे आपकी बीमारी के बारे में पता चला, मुझे नींद ही नहीं आई और देखो मैंने एक कविता बनाई है। तो अपनी डायरी निकालकर वो सुनाने लगे, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। आपने अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली कवियों की कविताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी,
और ये कविता देखिए, ये कविता नहीं, एक मजाक है, मजाक। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसे रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो ऐसे लोगों के चंगुल से जितनी जल्दी छूटा जाए उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो लेखक ने उसे जल्दी जल्दी चाय पिलाई और ये झूठा वादा भी कर दिया कि मैं अगली बार तुम्हारी कविताओं को अवश्य सुनूंगा, और उसके बाद कवि लक्कानंद वहां से चले गए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो जितने दिनों तक अस्पताल में लेखक भर्ती रहा एक मरीज के रूप में, तो उससे मिलने आने वाले लोगों के कारण लेखक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो लेखक को अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि ईश्वर, तुझे अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है ना तो बेशक तू तोड़, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना मतलब जहाँ पर मेरा कोई भी परिचित, संबंधी, मित्र मुझे देखने के लिए न आए, क्योंकि ये देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं उन्हें तो मरीज के आराम की परवाह तो बिल्कुल नहीं होती है। उल्टा वो बड़े ही कठोरता के साथ मानो उसके साथ बर्ताव करते हैं। यानी हमदर्दी जताने का तो एक केवल नाटक होता है, केवल एक औपचारिकता होती है, लेकिन उसके कारण मरीज को, एक रोगी को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये बताने का प्रयास लेखक ने इस पाठ में किया है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सबक लेना चाहिए कि अस्पताल में किसी मरीज को मिलने अगर हमें जाना है तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसे परेशानी हो। दूसरा मुद्दा, हमारे भारत देश में बहुत सारे जो सार्वजनिक अस्पताल है उनमें से कुछ सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी खराब है। बहुत सारे गरीब लोग तो ऐसे होते हैं जो बीमार होने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ का जो उपचार होता है बड़ा ही महंगा होता है। ऐसे समय उसके लिए सार्वजनिक अस्पताल ही आशा की किरण होता है। तो सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति सुधारनी चाहिए, उसमें सभी सुविधाएं चाहिए, ऐसा लेखक को लगता है, और इसी बात की ओर लेखक ने इशारा भी किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करूँगा कि ये पाठ और ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।